सेहतमंद जिंदगी के लिए अहम होता है कि आप तंदुरुस्त और हमेशा एक्टिव रहें और भरपूर जिंदगी गुजारें। लेकिन हर वक्त एक्टिव रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है और हम में से अक्सर लोगों को देखा जाता है कि सारी सारी रात सोने के बावजूद भी उनका कोई काम करने या फिर बिस्तर से उठने का दिल भी नहीं करता, और अगर उन्होंने ऑफिस जाना है तो भी वो इतने एक्टिव नहीं होते जितना उन्हें सारी रात सोने के बाद होना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि थकावट और सुस्ती आ ही जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी ही थकावट का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की नौजवानों की, तो हम देखते हैं कि जनाब हमारे इर्द गिर्द बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो हर वक्त सुस्ती या फिर नींद में रहते हैं, और ऐसे तमाम अफराद के लिए एक बुरी खबर है कि अगर मुकम्मल नींद लेने के बाद भी आपको सुस्ती और थकावट का एहसास हो रहा है तो ये किसी ना किसी तरह की एक बीमारी की कैफियत भी हो सकती है। हर वक्त थकावट और सुस्ती महसूस करने वाले अफराद को अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली लानी चाहिए? क्या ये बीमारी हमेशा के लिए लाहक हो सकती है? क्या डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की वजह से भी ऐसा महसूस हो सकता है? तो क्या नौजवान ऐसी थकावट और सुस्ती से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? आज इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हुमायूं साहब हैं, कंसल्टेंट फैमिली डॉक्टर हैं, उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट है फैमिली मेडिसिन एजुकेशन सेंटर के। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के हवाले से। मतलब ये सबको महसूस होता है कि नींद पूरी होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं थकावट का एहसास हमें महसूस हो रहा होता है। तो ये क्या है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, एक्चुअली में है क्या? बहुत शुक्रिया जी। मैं ख़ास तौर पे लाहौर न्यूज़ और जागा लाहौर टीम का को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये काफ़ी ना सिर्फ सेहत के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, बाकी दूसरे शोबाजात में भी आप लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। और ख़ास तौर पे पूरी जागो लाहौर टीम और ख़ास तौर पे मुनीबा, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये कर रही हैं और हम प्रोग्राम सुनते भी हैं, आपका देखते भी हैं। तो आज का टॉपिक जो आपने बताया बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है ये बहुत ही पेचीदा बीमारी है, जिसके ना सिर्फ बंदे की अपनी सेहत के ऊपर असरात हैं, बल्कि अपनी फैमिली के ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर भी इसके असरात हैं। हम डिज़ीज़ की क्रॉनिसिटी को चेक करते हैं, उसकी डिज़ीज़ बर्डन एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, डिज़ीज़ बर्डन। डिज़ीज़ बर्डन जो है वो एक होलिस्टिक सी टर्म है, जिसमें मकसद जैसे अगर वो काम पे जा रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, उसका इफ़ेक्ट जो है आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ गया। ठीक है ना। इसी तरह ऑब्वियसली सही काम नहीं करेगा तो इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई ना। हम इस एंगल से भी देखें ना डिजीज़ की, एक तो फाइनेंशियल उसकी कास्ट तो आ रही है, लेकिन नेशनल लेवल पे उस पर क्या असरात हो रहे हैं, फैमिली के ऊपर बर्डन आ रहा है, घर में बैठा हुआ है, काम कोई नहीं कर रहा, और उसकी जिस जगह पे वर्क स्टेशन है जो उसका, उधर भी उसकी एक्टिविटी और डिस्टर्ब हो रही है, नेशनल लेवल पे इसका नुकसान हो रहा है। जी। तो ये डिज़ीज़ बर्डन जो है हर बीमारी का होता है, और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है इसका भी यही है। अच्छा, अगर हम इसको आम लफ्ज़ों में लोगों को बताएं तो वो ये है कि थकावट, सही, और लो फीलिंग, काम करने को दिल नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, कुछ ऐसी काम की वो ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, काम करने को दिल नहीं चाह रहा। इसमें 3 इकसाम है इसकी। एक हम कहते हैं एक्यूट फटीग जो होती है। अच्छा। एक्यूट फटीग जो है वो तकरीबन 30 दिन तक अगर बंदा थकावट में रहता है या कमज़ोरी में रहता है या कोई इस तरह की फीलिंग होती है, उसको एक्यूट कहते हैं। दूसरी आ जाती है प्रोलॉन्ग्ड। वो प्रोलॉन्ग जो है वो 1 माह से लेके 6 माह तक जो है इसको कहते हैं। फिर 6 माह से अगर ज़्यादा आती है तो वो क्रॉनिक फटीग में आ जाता है। अच्छा, क्रॉनिक फटीग भी बहुत सारी इसकी रीज़न्स हैं। हर क्रॉनिक बीमारी जो है वो क्रॉनिक फटीग कर सकती है। मसलन जो कोविड में आपने देखा, कोविड फटीग बहुत ज़्यादा लोगों को अभी तक चल रही है। उसके बाद डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो अभी चल रही है, और इसमें भी फटीग बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपका कैंसर सबसे बड़ा, टीबी, डायबिटीज़ आ गई, हेपेटाइटिस आ गया,
अल्सरेटिव कोलाइटिस हम अंतड़ियों की बीमारियों को कहते हैं, उसमें फटीग बहुत ज़्यादा है। यानी आपका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैटर्न जब डिस्टर्ब हो जाता है तो बंदा जो है वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में हम ये कहते हैं कि नॉर्मली ये होता है कि अगर आप रेस्ट करते हैं, ठीक है, नींद लेते हैं, तो उसके बाद नॉर्मली बंदे को एक्टिव हो जाना चाहिए, उसकी थकावट ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें ये नहीं होता, बंदा रेस्ट भी लेता है, बल्कि जितना ज़्यादा इनएक्टिव रहता है उतनी फटीग बढ़ जाती है। सही। दूसरा ये होता है, हम तो इसको लेते ही नहीं है ना कि कोई बीमारी हो सकती है। हम कहते हैं अच्छा काम का बोझ है, थकावट है, घर में भी काम करते हैं, बाहर भी जाए करते हैं, तो कोई नहीं, एक दिन टिका के सोएंगे तो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग, या आपने जैसे जिक्र किया कि हम किसी भी चीज़ को अपनी बीमारी समझते ही नहीं है। और जो भी आपका नॉर्मल पैटर्न अगर डिस्टर्ब हो रहा है, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपकी ईटिंग डिस्टर्ब हो रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपको उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कंसर्न्ड इसके जो डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें। पहला तो फैमिली डॉक्टर ही आता है जिसके साथ आपने इनिशियल कांटेक्ट करना है। ठीक है। फैमिली डॉक्टर भी क्वालिफाइड डॉक्टर हो जो आपको सही मशवरा दे सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आजकल क्वैकरी बहुत ज़्यादा है और ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो उल्टा मशवरा देते हैं, बजाय मरीज़ को बेहतर करने के उसको नुकसान में ले जाते हैं और उससे पेशेंट का नुकसान होता है। वो समझते हैं कि हम कम पैसे करके अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो नुकसान हो रहा होता है। ठीक है ना जी। तो ये मैंने जिस तरह जिक्र किया कि ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसमें सबसे बड़ी वजह जो होती है वो स्लीप का, जो प्रॉपर स्लीप है वो डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है। मसलन एक हमारा जो स्लीप पैटर्न है, स्लीप हाइजीन है, उसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। एक टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, रात को देर तक आप खाना भी लेट खाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम 2 बजे रात को खाना खा रहे हैं, 12 बजे 1 बजे खा रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हम क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से हम इसमें मुब्तला हो सकते हैं, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में, लेकिन क्या इस सिंड्रोम की वजह से बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं हम लोग, और वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखें, क्रॉनिक जो फटीग है ये इटसेल्फ बहुत एक ऐसी बीमारी है जो कि बाकी बीमारियों से ज़्यादा होती है। डिप्रेशन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसमें मसला जो है, हम देखें इसके फिज़िकल फैक्टर तो मैंने बता दिए, जो बीमारियाँ हैं आपकी सारी मैंने जिक्र किया। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में डिप्रेशन, एंग्जाइटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आपकी जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब करती है। ओके। अगर नींद ठीक नहीं आएगी, सुबह आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपकी डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आपका मसला रहेगा। एक और बड़ी बीमारी है जिसमें कि जो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसकी कम एक्टिविटी और ज़्यादा एक्टिविटी दोनों में ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और ज़्यादातर कम एक्टिविटी जो होती है हाइपोथायराइड, उसमें फटीग बहुत ज़्यादा होती है। यानी डिप्रेशन और फटीग दोनों हाइपोथायराइडिज्म में होती है। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सही। तो यानी हर बीमारी एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं। ख़ास तौर पे डिप्रेशन जो है, अभी लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि तमाम क्रॉनिक बीमारियां जो हैं उसमें डिप्रेशन ज़रूरी है, होती है। आप देख लें, सरफ़हरिस्त है सर, आप डिप्रेशन बहुत ज़रूरी है। हम इसके ऊपर काम ही नहीं करते। हेपेटाइटिस सी जो है इसमें डिप्रेशन होती है, फटीग होती है। हम लोग, अच्छा ये इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप हेपेटाइटिस सी है तो उसकी पहले डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करें। अगर डिप्रेशन है तो किसी भी बीमारी से पहले उसके डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि बाद